नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से आतंक फैलाने के इस नए हथियार को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर जगह इस बात की समीक्षा की जा रही है कि आगे आने वाले वक्त में ड्रोन हमलों को लेकर नीति आखिर क्या हो। सूत्रों की माने तो भारत ने भी ड्रोन हमलों से बचने के लिए तकनीक की पहचान कर ली है और जल्द ही किसी भी तरह के ड्रोन हमले से बचने के लिए काउंटर ड्रोन नीति लाने वाली है। खबर यह भी है कि कल प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, इस पर चर्चा हुई है उसमें इस बात पर। और बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा। नीता, जब से ये ड्रोन हमला हुआ है इस बात ने सबको परेशान किया है कि इस तरह का ये अपने आप में पहला हमला था और खासकर हमारे एक तरह से सैन्य ठिकाने पर ये हमला हुआ तो इसने चिंता और बढ़ा दी। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अब इस तरह के हमलों से बचने के लिए भी हमारे पास रणनीति हो। क्या कुछ खबर मिल रही है, क्या कुछ सरकार की तरफ से किया गया है जो नई नीति पर बात हो रही है ड्रोन हमलों से बचने के लिए? अदिति, भारत ने यह तय किया है कि वो दो तरह की नीति बनाएगा। एक प्राइमरी और एक पैसिव डिटेक्शन की जो नीति है भारत सरकार लेकर आगे चलेगा। इसमें जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रा कैमरास, रेडार्स, ड्रोन कैचिंग नेट्स, जीपीएस स्पूफर्स, लेजर्स और साथ में सॉफ्ट और हार्ड किल मेजर्स जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स, इन सब की टेक्नोलॉजी की मदद लेगा। ये भी तय किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस पूरे कार्यभार में लीड लेगा, वो एक नोडल एजेंसी बनेगा। और सरकार और ट्विटर के बीच टकराव जो चल रहा है उस सब के बीच ट्विटर के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे नई एफआईआर जो है दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल ने दर्ज की है। ये एफआईआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट लगातार पोस्ट किया जा रहा है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि ट्विटर ने एक घटना को धार्मिक रंग देने वाले कमेंट पर कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में कार्रवाई और थाने में पेश होने से बचने के लिए ट्विटर इंडिया के एमडी को कर्नाटक हाईकोर्ट भी जाना पड़ा था। वहीं ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में भी एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ यूपी और मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तो एक के बाद एक ट्विटर की दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और एमडी जो है उनका नाम लगातार एफआईआर में लिया जा रहा है। ये केस इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि नए आईटी नियमों का पालन न करने की वजह से उसका कानूनी कवच अब जो है ट्विटर का वो हट गया है और ट्विटर के प्लेटफॉर्म से हुए ट्वीट पर भी अब जो केस हैं वो ट्विटर के खिलाफ किए जा सकते हैं। और ट्विटर को लेकर ये सब जो विवाद चल रहा है, इस सब के बीच संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्विटर इंडिया से जवाब मांगा है। ट्विटर को 48 घंटों में बताना है कि उसने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट कुछ वक्त के लिए आखिर लॉक क्यों किया था। बीते हफ्ते आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक हो गया, शशि थरूर का भी। दोनों बाद में अनलॉक कर दिए गए। अब शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों पर संसदीय समिति ने ट्विटर इंडिया से पूछा है कि वो 48 घंटे में बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक आईटी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन शशि थरूर नाराज हैं जिस तरह से ट्विटर इंडिया ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और खुद उनके ट्विटर अकाउंट को पिछले हफ्ते कुछ समय के लिए लॉक कर दिया था। ट्विटर इंडिया से विशेष तौर पर यह पूछा गया है कि उनकी किस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई थी और ट्विटर इंडिया के जवाब आने के बाद संसद की स्थायी समिति इस मसले पर अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फेसबुक इंडिया की तरफ से पेश 2 अधिकारियों, पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठुकराल और एसोसिएट जनरल काउंसिल नम्रता सिंह से सांसदों ने कई सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक एक महिला सांसद ने समिति से शिकायत की कि उनके फेसबुक अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। सांसदों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाटा से छेड़छाड़ और यूजर की प्राइवेसी और डाटा लीक होने का मामला उठाया। फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया से सांसदों ने कहा कि आम नागरिकों के निजता और डाटा सिक्योरिटी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके सेफगार्ड पर्याप्त नहीं हैं। गूगल इंडिया और फेसबुक को नए आईटी नियमों, भारत सरकार के निर्देशों और कोर्ट के फैसलों का पालन करना होगा।
अब संसदीय समिति ने 6 जुलाई को ट्विटर विवाद पर आईटी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया है। इस बैठक में नए आईटी नियमों को लागू करने को लेकर ट्विटर इंडिया के रुख पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान होटल और रेस्टोरेंट पर भी बड़ी मार पड़ी है। कई होटल और बार आर्थिक तंगी की वजह से बंद तक करने पड़े। सीएमआईई के आंकड़े बताते हैं कि इस सेक्टर में करीब 35 लाख नौकरियां गई और 90 मिलियन का नुकसान हुआ। हालांकि वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े लोग कहते हैं कि पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर से ये नया कर्ज क्या उनकी मुश्किलें कम कर पाएगा। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो खराब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को? बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक आरबीआई के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30, 60 दिन, 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपकी डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ व्हिच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को जीएसटी के इनपुट में इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जीएसटी
कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई जीएसटी ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों पे दोबारा जल्दी से खड़े हो। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। वैक्सीन को लेकर लोगों में डर लगातार कम हो रहा है। वैक्सीन लेने वालों की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन कब लगेगी, क्योंकि उनके साथ एक साथ 2 जिंदगियां जुड़ी रहती है। ऐसे में उन्हें भी कोरोना से प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है और अब सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी वैक्सीन लगा सकती है। वैक्सीन को लेकर आपके जो भी डर हैं उन्हें दूर करने के लिए हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर पूनम यादव, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जेपी अस्पताल नोएडा से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब, बहुत राहत की खबर आई है अब की गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, लेकिन उनमें ये डर भी है कहीं ना कहीं कि वैक्सीन के चलते बच्चे पे कोई असर ना पड़े। तो आप बताएं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है अब प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए? बिल्कुल अदिति जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं सबको ये रिएश्योर करना चाहती हूँ और हम गायनेकोलॉजिस्ट तो पहले से ही कह रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को भी ये वैक्सीन लगाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ की जिंदगी और उसके बच्चे की जिंदगी दोनों को ही बचाना है। और जिस तरह से हम इस पेंडेमिक में देख रहे हैं कि जो बाकी महिलाएं हैं जो गर्भवती नहीं है, उनकी तुलना में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये बीमारी बहुत सीवियर रूप में ये उनको ले रही है अपनी जकड़ में। 70 से 80% उनपे ज्यादा सीवियरिटी है, उनका आईसीयू एडमिशन ज्यादा है, उनकी मरने की संख्या ज्यादा है और जल्दी से प्री मैच्योर डिलीवरीज वगैरह होने का खतरा भी ज्यादा है। तो जहां तक हम देखें कि इस वैक्सीन के फायदे ही ज्यादा है और वैक्सीन हम पहले भी लगाते रहे हैं गर्भवती महिला। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में है तो क्या उस बात से कोई फर्क पड़ता है वैक्सीन लेने को लेकर? हाँ, देखिए इस बार भी इसके बारे में कई भ्रांतियां थी, लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन कोई लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है, इसमें कोवैक्सीन में हम किल्ड वायरस को यूज कर रहे हैं और जो दूसरी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है उसमें हम एडिनो वायरस जो सर्दी जुकाम का वायरस है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और उसकी इम्यूनिटी का वो उसको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन कोई इन्फेक्शन उससे नहीं होता। इसलिए हम काफी आश्वस्त हैं, बहुत आश्वस्त हैं कि ये कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज या बच्चे में कोई इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी आशंका हमें नहीं है। इसलिए निशंक होके हम इसे यूज करें, क्योंकि ये हमारी और हमारे बच्चों की जान बचाने वाली वैक्सीन है। जी डॉक्टर साहब, आप सरकार ने भी इसके लिए शुक्रवार से इसको अनुमति दे दी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने भी इस दौरान कई मरीजों को हैंडल किया होगा, तो जो गर्भवती महिलाएं जिन्हें कोरोना हुआ, बताया ऐसा जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले सिम्टम नहीं हुए, माइल्ड सिम्टम हुए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने भी इसी तरह के मरीज देखे, ज्यादा दिक्कतें नहीं आई गर्भवती महिलाओं को? देखिए जो भी डेटा हमारे पास, मैंने जो देखे और जितना डेटा हमारे पास है वो सारा डेटा हमें ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी में जब कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नॉन प्रेग्नेंट की तुलना में देखा जाए तो बहुत गंभीर हो रहा है। उसमें वो ज्यादा बीमार पड़ रही हैं, उसमें उनको आईसीयू की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, उसमें उनको सीवियर डिजीज होने की ज्यादा संभावना है, इवन मौत का खतरा भी बढ़ रहा है। तो जब इतना खतरा है तो वैक्सीन लेने में ही समझदारी है। बिल्कुल। और वैक्सीन से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं। बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं जानना चाह रही थी और आपने कह ही दिया कि कोई ऐसे दुष्प्रभाव नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोरोना हो गया, क्योंकि अब तो 3 महीने का गैप फॉलो करना है, तो क्या आप सलाह देंगे कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हुआ हो, क्या वो अब डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लें या अगर 3 महीने का गैप पूरा हो गया हो तब वो ले सकती हैं?
3 महीने का गैप पूरा हो गया तो वो ले सकती हैं, डिलीवरी के बाद भी ले सकती हैं, लेकिन 3 महीने का गैप पूरा होने के बाद वैक्सीन ले सकती है। जो आम लोगों के लिए जो उसकी राय है वही गर्भवती महिलाओं के लिए भी वही है कि 3 महीने का गैप रखें, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी तो डेवलप हो ही जाती है इन्फेक्शन के बाद, इसलिए उसके बाद रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी जो भी एंटीनेटल माने प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो किसी ना किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा रही होती हैं, तो उनके पास अपना जरूर ये बता दें कि वो ये वैक्सीन लगा रही हैं, जिससे इन सब का डेटा भी रखा जा सके और आगे चल के लॉन्ग टर्म फॉलो अप भी हो सके। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रही हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह ले लें, उनसे बात कर लें, उनको जो भी दिक्कतें हैं उसके बाद वो वैक्सीन लेने जरूर जा सकती हैं। हम लोग बना आखिरी सके सवाल, और उसमें हम ये सारा डेटा रख सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हाल ही में माँ बनी हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो अगर वैक्सीन लगवाना चाहें तो क्या उन्हें कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, इसमें कोई खास सावधानी की नहीं है। वही बात है कि आप वैक्सीन लगा सकती हैं, अगर अभी संक्रमित हुई है तो 3 महीने बाद लगाएं। और वैक्सीन लगाने से दूसरा फायदा ये होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती है माँ के अंदर, वो दूध के माध्यम से बच्चे में भी चली जाती है। अगर प्रेगनेंसी में हम लगाते हैं तो भी वो प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर भी चली जाती है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं डॉक्टर पूनम यादव आपने, और उम्मीद करते हैं कि वो गर्भवती महिलाएं जो इंतजार कर रही हैं नई जिंदगी का, उनकी जिंदगी में आने के लिए, वो वैक्सीन लगवाने को लेकर बिल्कुल नहीं सोचेंगी और अपना वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। डॉक्टर पूनम यादव, आप हमसे जुड़ी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ घट रहा है, चाहे वो तीसरे मोर्चे के गठन की बात हो या फिर वहां पर जो तीनों अघाड़ी में जो तीनों दल है उनके बीच आपस में तनातनी की बात हो। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास शिवसेना के नेता संजय राउत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि बीच बीच में कुछ स्वर सुनाई देते हैं। अगर स्वर सुनाई देते हैं तो स्वर सुन लेना, स्वर सुनना अच्छी बात होती है। ये बेसुरा नहीं है ना। अघाड़ी की सरकार जो है ये देश की राजनीति में एक अच्छा स्वर लगाया है हमने, और जो बातें आप सुनते हो उसमें इतनी सच्चाई नहीं है। जरूर 3 पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी की विचारधारा अलग अलग है, 3 पार्टी के नेता अलग है, 3 पार्टी ने अपने भूतकाल में बहुत अलग तरीके से काम किया है, एक दूसरे के खिलाफ भी काम किया है। लेकिन अब ये हमारा कमिटमेंट है 3 पार्टी का, ये सरकार जो है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसके ऊपर चलेगी और पूरे 5 साल तक चलाने का ये हमारा एक दूसरे से कमिटमेंट है। और उसमें उस कमिटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। सरकार चलेगी 5 साल तक। ये बार बार सवाल क्यों पूछा जाता है मुझे मालूम नहीं, सरकार में क्या गड़बड़ है, सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, और हमें बार बार उस बारे में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि सरकार चलेगी। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है बार बार कुछ अलग बात कहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी बातें, तभी सवाल पूछा जा रहा है। आपकी बात सही है मनोरंजन जी। अगर कांग्रेस के नेता जो है महाराष्ट्र के या प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले जी, उसने ये बात बीच में कही कि हम चुनाव में अकेले जाएंगे, तो ठीक है, स्वागत है अगर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते। हमारा एक साथ चुनाव लड़ने का कमिटमेंट कभी नहीं था। हमारा कमिटमेंट सरकार चलाने का है, तो हम सरकार तो चलाएंगे ना। चुनाव की बात तो 3 साल के बाद आ जाएगी, तब देखा जाएगा कौन किसके ताकत पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो सरकार चलाने की बात हो रही है और सरकार निर्माण होकर 2 साल का वक्त गुजर चुका है और 3 साल बाकी है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चलेगी। चुनाव आने के बाद देखेंगे। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे साहब की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद आपका एक बयान भी आया प्रधानमंत्री के लिए। उसके बाद ये भी कयास लगने लगे कि क्या शिवसेना और बीजेपी इकट्ठे हो सकते हैं क्या? इस पे भी आपकी राय जानना चाहूंगा।
देखिए, जरूर महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर बन चुका है और लोग सड़क पर उतरते हैं या चक्का जाम करते हैं, मोर्चा आंदोलन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण या रिजर्वेशन देने का अधिकार राज्यों को नहीं, या केंद्र को है, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ये पूरा मुद्दा लेकर उद्धव ठाकरे जी, अजित पवार और अशोक चौहान दोनों को लेकर जरूर प्रधानमंत्री से मिले हैं और उनको कहा है कि केंद्र ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ये चर्चा होने के बाद महाराष्ट्र के और भी कुछ प्रश्न है, 10 या 12 प्रश्नों को लेकर गए थे। वो चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने लगभग 40 मिनट तक अकेले में चर्चा की दोनों नेताओं को। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको उसमें कोई राजनीति या वापस शिवसेना बीजेपी के ऊपर सरकार बनाएगी, ये भनक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जरूर हमारे दो पार्टी के रास्ते अलग हुए हैं, बीजेपी अब अपोजिशन में, हम सरकार में, लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं, जैसे नरेंद्र भाई हो या और कोई हो, हमारे राजनाथ सिंह जी हो, रविशंकर प्रसाद जी हो, बहुत से पुराने नेता हैं पार्टी में, जिनके साथ हमारे रिश्ते आज भी मधुर है और रहेंगे। राजनीति की जगह पे और रिश्ते की जगह पे होगी। ठाकरे परिवार और मोदी जी का हमेशा एक रिश्ता सालों साल से रहा है, वो राजनीति में टूटता नहीं। अगर राजनीति में कोई एक अलग निर्णय हमने लिया है तो रिश्ते नहीं टूट जाते, रिश्ते तो रहते हैं। आपने देखा होगा कि शरद पवार साहब के साथ और उनके पार्टी के साथ हम हमेशा महाराष्ट्र में हमारा संघर्ष होता रहा राजनीति में, लेकिन शरद पवार जी और हमारा एक रिश्ता हमेशा कायम रहा। ठाकरे परिवार का या शिवसेना का एक रिश्ता हमेशा कायम रहा और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। हम उस प्रकार की राजनीति या दुश्मनी नहीं करते जो रिश्ते ही नहीं रहते, हम रिश्ते रखने वाले लोग हैं। सही कहा आपने। अनिल देशमुख जी का प्रकरण भी एक चल रहा है, जिससे कि सरकार पर एक निशान लगा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, आज भी उनको सम्मन भेजा गया है। उस पर आप क्या कहेंगे अनिल देशमुख के मामले में? देखिए, अनिल देशमुख कल तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे। उनका सार्वजनिक जीवन आपने देखा होगा कि बहुत ही साफ सुथरा रहा है। लगभग 30-35 साल से अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पब्लिक लाइफ में, जिला पंचायत से लेकर गृह मंत्री तक का उनका सफर हमने बहुत नजदीक से देखा है। अब कोई जेल में बैठा एक आरोपी एक पत्र लिखता है, हाँ, जिसको खुद अनिल देशमुख ने बर्खास्त किया है अपने पद से, वो व्यक्ति पत्र लिखता है, कुछ आरोप करता है और उसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी जिस तरह से जांच कर रही है, तो मुझे लगता है ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। और हम बार बार कहते हैं कि आप राजनीति करो, आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति कर सकते हो, हमसे झगड़ा संघर्ष कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसका गलत इस्तेमाल करके अगर राजनीति करेगी तो उसकी कीमत सिर्फ आपको और हमको नहीं तो देश को भी चुकानी पड़ेगी। लोगों का विश्वास, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, उनके ऊपर से आप उड़ गया है, वो पूरी तरह से अगर खत्म होगा तो भविष्य में उसकी बहुत बड़ी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। आज अनिल देशमुख को या हमारा और एक विधायक प्रताप सरनाईक शिवसेना के, उनके बारे में जिस प्रकार से ये केंद्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप हमें तकलीफ दे सकते हो, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आप हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते। और ये सब करने से अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी तो आप भ्रम में हैं। यही बात ममता बनर्जी भी कहती है, जो बात आप कह रहे हैं कि उनके यहाँ भी इसी तरह दुरुपयोग हो रहा है। हो तो रहा है, आपने बंगाल में भी देखा होगा, आपने कुछ साल पहले यही आंध्र प्रदेश में देखा होगा, आप महाराष्ट्र में भी देख रहे हो, आपने ये तमिलनाडु में भी देखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हाँ दूध के धुले हैं? जिस प्रकार के आरोप आप हमारे लोगों पर लगते हैं
कि यही प्रकार के आरोप आपके लोगों पर नहीं है? आप देखिए ना बंगाल में नारदा केस में क्या हो गया, 6 आरोपी थे, उसमें से 4 को सीबीआई ने पकड़ लिया और 2 लोगों को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे। हाँ, यही आपकी प्रामाणिकता है। एक तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, शरद पवार साहब की यहाँ मीटिंग हुई, उस पर आपकी क्या राय है? एक अल्टरनेटिव मोर्चा बनाने की जो कोशिश हो रही है, आप क्या चाहेंगे? उसमें कांग्रेस भी होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के सिवाय अपोजिशन का कौन सा भी मोर्चा सफल नहीं होगा, ये सबसे पहले हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आज कमजोर जरूर हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस देश की एक प्रमुख विरोधी दल है। उनको साथ लेकर ही हमको आगे जाना पड़ेगा। और ये तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, 5वां मोर्चा, उसमें कोई मजा नहीं है। जो मोर्चा अब है, आप उनको ही मजबूत करना पड़ेगा। और उसी मोर्चा में ऐसे बहुत से विरोधी दल है, बीजेपी विरोधी दल है, उनको अंदर लाकर ये मोर्चा मजबूत बनाकर एक मजबूत विकल्प हमको खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है कि नेतृत्व कौन करेगा इस मोर्चा का, तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। अभी पवार साहब के घर में कुछ लोग जरूर मिले राष्ट्रमंच के नाम पर, लेकिन राष्ट्रमंच ये कोई विकल्प नहीं बन सकता। या और कोई अगर बनाना चाहता है एक नया फ्रंट, वो विकल्प नहीं बनेगा। हमको यूपीए को ही मजबूत बनाना पड़ेगा, जिसमें ऐसे बहुत से दल हैं, जैसे शिवसेना अपना एनडीए में है, अकाली दल आज एनडीए में नहीं है, ममता बनर्जी यूपीए में नहीं है, और भी ऐसे दल हैं जो यूपीए में नहीं है ना एनडीए में है। ये सभी को साथ लगता नहीं है, लेकिन राउत सर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस ही सबसे कमजोर करी है? देखिए, कांग्रेस को अभी कांग्रेस कमजोर करी है अगर ये हम तो नहीं बोल सकते। अब हम पवार साहब को या ममता जी को बार बार यही कहते हैं कि आप सभी लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व से बात करनी चाहिए कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं। कि आप ये नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मोर्चा बनेगा वो राष्ट्रीय मंच पर तुरंत सत्ता पे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन एक विरोधी दल की एक मजबूत फ्रंट अगर बनता है तो जरूर एक अंकुश रहता है सरकार पर, सत्ता पे अंकुश रहेगा। इसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। राउत सर, एक अंतिम का सवाल है, राम मंदिर से शिवसेना का बहुत लगाव है, अब वहां जो जमीन को लेकर के बातें उठ रही है, उससे कितना आहत है आप लोग, या क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, प्रतिक्रिया तो ये है कि ये जो मुद्दा है, जो आपके सांसद है मिस्टर संजय सिंह, उसने उठाया विथ एविडेंस, उसने कागजात भी सामने लाए और भी लोगों ने सामने लाए हैं। देखिए, अगर कोई इस प्रकार का मुद्दा लेके आया है और अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो सामने आकर लोगों को बताना चाहिए। ये श्रद्धा का विषय है। आप अगर आपके खिलाफ कोई सवाल पूछता है तो आप उसको राष्ट्रद्रोही कहेंगे, आप उसको अपराधी बोलेंगे, कैसा चलेगा? राम मंदिर के लिए लोगों ने अपना खून बहाया, अपनी जान दी है। हाँ, लोगों ने भी, जो गरीब हो या कोई हो, लोगों ने 1-1 रुपया दिया है। हाँ, तो लोगों को मन में अगर कोई शंका है तो सामने आकर आप बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जिम्मेदारी बनती है। ये मोहन राव भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है, हम उनके ऊपर विश्वास है, दोनों के ऊपर। दोनों ने बात करनी चाहिए लोगों से कि आपके हाथों से वहां भूमि पूजन हुआ है, ये वचन पूर्ति हुई है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये प्रमुख जो लोग हैं, प्रमुख नेताएं हैं, नेता ने देश के साथ अपनी भूमिका, अपना मन व्यक्त करना चाहिए। जी सर। संजय राउत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का।